Hello everyone. In today's SP lecture, we are going to start with borrowed capital. In the last lecture, we have covered share capital, and in that, we also covered equity share, preference share, features of equity share, features of preference share, and then we have taken flocking back of profit. So in today's lecture, we are going to see borrowed capital. So on page number 22, we are on page number 22 right now of ebook. So let's start. Sources of borrowed capital. borrowed कैपिटल के कौन से सोर्स है? तो इनिशियली हमने जब बाइफर्केशन देखा सोर्सेस ऑफ कैपिटल में, तो देयर आर टू सोर्सेस, ओन्ड कैपिटल एंड borrowed कैपिटल. borrowed कैपिटल को और एक नाम से जाना जाता है ओड कैपिटल. तो जब भी ऐसा वर्ड आए ओड, ठीक है ना, ओड कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल हो गया? borrowed कैपिटल या borrowed फंड. ठीक है, क्या लिखा है? वी विल रीड दैट. Only owned capital is not sufficient to carry on all business activities of joint stock company. तो सिर्फ खुद का पैसा रहेगा तो कभी कभी क्या होता है, ये इनफ नहीं होता. जॉइंट स्टॉक कंपनी चलाने के लिए आपको ह्यूज फंड चाहिए, जो कभी कभी क्या होता है सिर्फ शेयर कैपिटल से आता नहीं है. तो कंपनी को किसके लिए जाना पड़ता है? बोरोइंग के लिए जाना पड़ता है. ठीक है, अ कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल. तो जो हमारा खुद का पैसा है ओन कैपिटल, उसको एक सपोर्ट देने के लिए, एक सप्लीमेंट देने के लिए हमें क्या चाहिए? बोरोड फंड चाहिए. एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी. और हर एक जो ट्रेडिंग कंपनी है उसका अधिकार है या उसके पास राइट्स है कि वो क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है. हाउएवर इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हर एक कंपनी के मेमोरेंडम में फंड्स बोरो करना ही एक्सप्रेस किया होता है ना. मतलब हर एक कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है उसमें पहले से लिखा रहता है कि दिस कंपनी कैन बोरो फंड फ्रॉम आउटसाइड. enable a company to borrow money, memorandum authorizes company to exercise borrowing power. और ये जो borrowing power है कौन देता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है क्या है? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है. अगर मेमोरेंडम नहीं होगा तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट होगा नहीं, है ना. तो ये जो मेमोरेंडम बनाते हैं इसमें कंपनी के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. तो इसमें ये पॉइंट डाल दिया जाता है कि कंपनी कैन बोरो फंड फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से वो उधार ले सकती है, कर्ज ले सकती है. where an article of association provide as to how and by whom this power shall be exercised. Article of association provide as to how and by whom this power shall be exercised. तो जो article of association है जिसके अंदर क्या लिखा रहता है? internal rules and regulations. तो वो बताता है कि कैसे ये पावर को एक्सरसाइज कर सकती है. मतलब अगर उसको लोन लेना है तो वो कैसे ले सकती है, ये कौन बताता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है. समझ में आया क्या आपको? बोलने का क्या मतलब है कि मेमोरेंडम क्या देता है आपको? अथॉरिटी देता है. ठीक है, और आर्टिकल क्या बताता है?
कैसे आप लोन ले सकते हैं, उसका तरीका क्या है। तो इसमें दोनों ही डॉक्यूमेंट जरूरी है। पहला मेमोरेंडम जो आपको बताता है, आपको अधिकार देता है यस यू कैन टेक लोन, और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो आपको बताता है कि कैसे करना है आपको, हाउ, और किससे लेना है आपको। ठीक है, A private company may exercise its borrowing power immediately after incorporation. अगर कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो क्या कर सकती है, जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हुआ, जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, तुरंत उसके बाद वो क्या कर सकती है, फंड्स बोरो कर सकती है, लोन ले सकती है। किसकी बात करें हम लोग यहाँ पर, प्राइवेट कंपनी की बात करें। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। However, a public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement. लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी होती है उसको पहले क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि जब भी कंपनी को फॉर्म किया जाता है, व्हेन वी फॉर्म अ कंपनी, तो उसके स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज कौन सा होता है, प्रमोशन, प्रमोटर्स जहां पर क्या करते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन में पहला स्टेज क्या होता है, प्रमोशन। दूसरा क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन, मतलब आप क्या कराते हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर उसको रजिस्टर करते हो। ठीक है ना, तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं आरओसी, है ना, मदर ऑफ ऑल कंपनी, आरओसी। तो जो आरओसी है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां पर आपने क्या किया है, अपने आप को रजिस्टर किया है, एस्टेब्लिश किया है। तो ये सेकेंड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसमें आप पैसा जमा करते हो। और फोर्थ स्टेज होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। तो इसमें से सिर्फ दो स्टेज है जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। यहां पर हमने प्राइवेट कंपनी देखा, इसको दो ही स्टेजेस लगता है। पहला स्टेज कौन सा, प्रमोशन, दूसरा स्टेज कौन सा, इनकॉर्पोरेशन। और तुरंत इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर वो चाहे तो फंड्स को बोरो कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी को चारों स्टेज को कंप्लीट करना पड़ता है। उसको प्रमोशन करना है, इनकॉर्पोरेशन करना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, और लास्ट में जब उसके पास क्या आ जाए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद ही वो आउटसाइड से फंड बोरो कर सकती है। ठीक है, द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। वो तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपको शॉर्ट टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो जाता है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा कैसा, एकदम कहीं पे एग्जैक्ट फिगर आपको मिलेगा नहीं। तो हम लोग शॉर्ट टर्म को फिलहाल के लिए क्या समझते हैं, विद इन अ ईयर, एक साल से जो कम का पीरियड रहता है वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, और जो पीरियड एक साल से 4 साल या 5 साल के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म। और जो पीरियड 5 साल से ज्यादा रहता है, मोर देन 5 years, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। है ना, 10 years, 20 years, 30 years का जो लोन होता है, ऐसा अगर आप लोन ले रहे हो या फंड बोरो कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो कैपिटल, द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो आपका शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल का है, या किसी को सैलरी देना है, इसके लिए आपने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लोन लिया हुआ है, ऐसा हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म हो गया। मीडियम टर्म आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसको आप फाइनेंस कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म आप कोई असेट वगैरह परचेस करना चाहते हो, इसके लिए जो लोन है आप मोर देन 5 years के टर्म का ले रहे हो, 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन, उसके लिए आप ले सकते हो। इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट द लेटर स्टेज ऑफ कंपनी बिजनेस। तो आपको फंड बोरो कब करना चाहिए, बाद के स्टेज में। आपको कभी भी पहले लोन नहीं लेना चाहिए, पहले आपका खुद का कैपेसिटी कितना है ना। अभी देखो, हाउस होल्ड लिमिट में अगर हम जाएं, अपने घर के खर्चे में भी हम लोग पहले लोन लेते हैं क्या, नहीं, हमारे पास जितने पैसे पड़े पहले हम उसको चलाते हैं। क्यों, क्योंकि लोन लेने में एक बर्डन आ जाता है। क्या बर्डन आ जाता है, इंटरेस्ट का बर्डन। हमको हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसके लिए जो लोन का ऑप्शन है उसको हमेशा आपको लास्ट में रखना चाहिए, पहले आपको ओन्ड कैपिटल की तरफ देखना चाहिए। यहां पर भी वही लिखा, इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस। कंपनी का जो बिजनेस है तो उसके बाद के स्टेज में उसको फंड बोरो करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में नहीं, पहले स्टेज में उसको ओन कैपिटल से चलाना चाहिए। व्हेन अ कंपनी वांट्स टू एक्सपांड
और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड इट रिक्वायर एडिशनल कैपिटल। जब भी कंपनी को एक्सपांशन के लिए जाना है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना है या एडिशनल कैपिटल उसको चाहिए, तब वो बोरोड फंड के लिए जा सकती है। बट इनिशियल उसको किससे काम चलाना चाहिए? इनिशियली उसको ओन्ड कैपिटल से काम चलाना चाहिए। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय, अभी देखो बोरोड फंड आपको कहां कहां से मिल सकता है, कहां से मिलेगा बोरोड फंड आपको? फर्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप जैसे शेयर इशू करते हो मार्केट में, वैसे आप क्या इशू करो? डिबेंचर इशू करो। तो क्या होता है डिबेंचर, हम लोग इलाबोरेट वे में बाद में देखेंगे। सेकंड क्या दिया है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे पब्लिक बैंक में डिपॉजिट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है ना, वैसे ही आप कंपनी में भी डिपॉजिट रख सकते हो। तो जो कंपनी वाले हैं उनको अमाउंट मिलेगा आपके थ्रू, तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड को भी हम लोग बाद में देखेंगे। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक को, जो कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से क्या ले सकते हो आप? लोन ले सकते हो, एटसेट्रा। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, और ये तो सबको मालूम है, ये जो बोरोड कैपिटल है, जो भी आप फंड बोरो कर रहे हो उस पर आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, इट इज पेड एट फिक्स्ड रेट। बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो इंटरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड रेट पे करना पड़ता है। फिक्स्ड रेट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो ना हो, आपका बिजनेस ग्रो करे ना करे, आपके पास पैसे हो ना हो, बट जो इंटरेस्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप बैंक से लोन ले लो, कमर्शियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लो, तो आप इंटरेस्ट को रोक सकते नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। और क्या बताया? बोरोड कैपिटल इज रीपेबल, ये रिडीमेबल होता है, मतलब उसका पीरियड फिक्स होता है। आपने 5 इयर्स का लोन लिया है तो 5 साल के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने 10 इयर्स का लोन लिया है तो 10 इयर्स के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो वेट फॉर अ मिनट, मैं पीपीटी का सेशन ऑन करता हूं अभी। तो पीपीटी देखो आपके सामने है, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज डिबेंचर, एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो देखो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज इश्यू डिबेंचर इन ऑर्डर टू कलेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, मतलब आपको पैसा चाहिए मोर देन 5 इयर्स के लिए, है ना। आप 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए लोन लेना चाहते हो, यू वांट टू बोरोड फंड फॉर मोर देन 5 इयर्स, तो आपको क्या इश्यू करना चाहिए? आपको डिबेंचर इशू करना चाहिए। डिबेंचर रिप्रेजेंट बोरोड कैपिटल और लोन कैपिटल। तो डिबेंचर को क्या बोला जाता है? बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल बोला जाता है। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। द वर्ड डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक। तो जैसे हम लोग ने स्टॉक के बारे में शेयर का डेफिनेशन में देखा था, वैसे यहां पर भी डिवेंचर स्टॉक होता है। इन द सेंस, जिसको हम लोग यहाँ पर डिवेंचर बोलते हैं, फॉरेन मार्केट में उसको क्या बोला जाता है? डिवेंचर स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या आ गया उसके अंदर? बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? यहां पर सिक्योरिटीज को। ऐसी कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से ये सबूत मिलता है कि कंपनी ने क्या लिया हुआ है? डेट। डेट मतलब कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे उसको कंपनी के असेट के ऊपर चार्ज मिले या ना मिले। अब ये चार्ज और असेट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज चार्ज और असेट? तो फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं, लिसन केयरफुली। चार्ज और असेट क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको लोन लेना हुआ है और आप बैंक के पास गए, और आपको जो लोन लेना है उसका अमाउंट है 5 लाख रुपीज, तो बैंक वाला ऑब्वियसली आपको क्या मांगेगा? आपसे बोलेगा कि मुझे
आपका कोई पर्टिकुलर असेट है, वो मेरे पास क्या रखो, मॉर्गेज रखो, गिरवी रखो, ठीक है ना, और उस असेट का वैल्यू आपके लोन के वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप 5 लाख रुपीज का लोन लेना चाहते हो तो असेट का वैल्यू 6 to 7 लाख कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, एक मार्जिन रख करके। तो अब क्या होगा, आपने सपोज कुछ 6 लाख रुपीज का, आपके पास एक कार थी जिसका वैल्यू था 6 लाख रुपीज, आपने क्या कर दिया, बैंक वाले के पास मॉर्गेज रख दिया। तो बैंक वाले के पास वो अधिकार है कि अगर आप लोन पूरा नहीं कर पाते, लोन नहीं दे पाते, लोन का पैसा, तो बैंक वाले आपकी कार ले जाएंगे, है ना। आपने ऐसा सुना भी होगा, बहुत जगह पे क्या होता है, ऑक्शन होता है, नीलामी होती है। आपने घर के पेपर दे दिए हैं, गिरवी रखे हुए हैं, और आप लोन नहीं दे पाए, तो उनका घर क्या हो जाता है, ऑक्शन हो जाता है, नीलाम हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ओवर एसेट। चार्ज ओवर एसेट का मतलब क्या हो गया, चार्ज ओवर एसेट मींस जो पर्टिकुलर फाइनेंसर है जिसने आपको पैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको एक अधिकार मिल जाता है कि अगर आप पैसा रिटर्न नहीं करते हो तो वो आपके असेट को बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो यहां पर क्या बताया, डिबेंचर ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज और एसेट हो या ना हो, अगर ये प्रूफ देता है कि वो डेट कैपिटल है, डेट कैपिटल मतलब वो कर्ज लिया हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर बोलेंगे। ओके, तो बेसिकली जो भी डेट कैपिटल होता है वो डिबेंचर की कैटेगरी में आ जाता है। फीचर्स, एक एक करके फीचर्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि अगर आप शेयर परचेस करते हैं, क्या परचेस करते हैं, शेयर, तो आप क्या बन जाते हो, ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। बट यहां पर जब आप डिबेंचर परचेस करते हो एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हो और आप क्या परचेस कर रहे हो, डिबेंचर परचेस कर रहे हो। देखो जैसे यहां पर एक पिक्चर शो किया गया है, ये जो पर्सन है कौन है, डिबेंचर होल्डर है। तो डिबेंचर होल्डर क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है ना। तो ये जो है डिबेंचर होल्डर, वो कौन बन गया, वो बन गया क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि कंपनी को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये पैसे वापस करने हैं, ये पैसे वापस करने हैं, ठीक है। अब शेयर के केस में क्या होता है, आप शेयर परचेस क्या करते हो तो क्या बन जाते हो, ओनर। बट आप अगर डिबेंचर परचेस करते हो तो आप क्या बन जाते हो, क्रेडिटर, कंपनी के क्रेडिटर बन गए, बराबर है। पॉइंट नंबर 2, इनकम। हमने शेयर में देखा था, शेयर होल्डर को क्या इनकम मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, क्या मिलता है, डिविडेंड। और यहां पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट मैंने बताया, इंटरेस्ट कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड इन द सेंस आपको प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, आपको उस पे का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपको इनकम मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। रिस्क की बात करते हैं, तो रिस्क इसमें क्या बताया कि एज कंपेयर टू शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर का रिस्क कम होता है। क्यों रिस्क कम होता है, पहली चीज, इनका इंटरेस्ट फिक्स होता है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो लेकिन आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है यहां पर, रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब रिडीमेबिलिटी, इसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है। आपने अगर 5 साल के लिए लोन लिया है तो आपको तो यहां पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी उनका क्या होता है, फिक्स होता है। आपने जो फिक्स पीरियड के लिए पैसे दिए हुए हैं, सपोज आपने 10 इयर्स के लिए डिवेंचर परचेस किया है, तो आपको रेगुलर इंटरवल में इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10 साल के बाद आपको आपका पैसा भी रिटर्न मिल जाएगा। और क्या सेफ्टी है इसके अंदर, हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और इक्विटी शेयर होल्डर है ना। तो दोनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन जब डिबेंचर की बात आती है ना, तो डिबेंचर इनसे भी आगे खड़ा रहता है। मतलब जब भी कंपनी के पास पैसे देने की बात आएगी, मतलब सपोज कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने सारे असेट बेच देगी और पैसा सबका रिटर्न करना स्टार्ट करेगी। तो ये किसका पैसा रिटर्न करना पहले स्टार्ट करेगी, तो सबसे पहले वो डिवेंचर होल्डर को पैसा देगी, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को। ये समझ में आया।
तो सबसे पहले लाइन में कौन खड़े होंगे? डिबेंचर होल्डर, जो कि क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर को सबसे पहले पैसा मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले। तो इसके लिए इनका रिस्क क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लेस रिस्क है। टर्म, टर्म कैसा हो सकता है इसके अंदर? तो शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये तीनों टर्म के लिए परचेस किया जा सकता है। मैंने बताया शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है? लेस देन अ ईयर, मीडियम टर्म 1 ईयर टू 4 ईयर और लॉन्ग टर्म 5 ईयर एंड ऑन। ठीक है, 5 साल से जो ज्यादा होता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म ऐसा बोल सकते हैं। चार्ज और एसेट, क्या डिबेंचर आप परचेस करते हो तो आपको चार्ज और एसेट मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। कंपनी का जो भी असेट है, चाहे वो फर्नीचर हो, ठीक है, या लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, तो ऐसा कोई भी एसेट है, जब आप क्या करते हो, कंपनी को आप डिवेंचर के पैसे देते हो, तो कंपनी अपने एसेट पे आपको क्या देती है? चार्ज देती है। क्या देती है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हो गया कि अगर कंपनी आपका पैसा रिटर्न नहीं कर पाई तो आप कंपनी के एसेट को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हो। एक हिसाब से ऐसा समझो कि कंपनी ने अपना एसेट आपके पास गिरवी रखा हुआ है और इसी को बोला जाता है चार्ज ओवर एसेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 यहां पर क्या है? मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आपको कोई वोटिंग राइट मिलता नहीं है, मतलब यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ठीक है, क्या आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये सीधी सीधी बात है। जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो और कोई बिजनेस आपको करना है, तो क्या बैंक वाला बार बार आपके बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करेगा? आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्यों नहीं, लोन देने के पहले जितना इसको इंक्वायरी करना था ना, वो इंक्वायरी कर लेगा। लेकिन एक बार बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है वो आपको आगे सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। उसको उसके इंटरेस्ट से मतलब है ना, उसको उसके प्रिंसिपल से मतलब है। वैसे यहां पर भी आपने अगर कंपनी को क्या दिया है? लोन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, तो आपको कोई वोटिंग राइट मिलेगा नहीं। ठीक है, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या डिवेंचर कन्वर्ट होते हैं शेयर में? तो यस, अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कौन सा डिवेंचर? कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो बाद में जाकर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखो, ऐसा हमने प्रेफरेंस शेयर में भी देखा था। अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं। वैसे ही डिवेंचर भी होता है। अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो फिक्स पीरियड होता है, आप डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए। कौन इशू करता है डिबेंचर? कौन इशू कर सकता है? दोनों इशू कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, दोनों को अधिकार है लोन लेने का, तो दोनों यहां पर डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, क्या आप अपना डिबेंचर सेल कर सकते हो, बेच सकते हो? यस। तो जैसे आप शेयर सेल कर सकते हो, वैसे ही आप डिबेंचर को भी सेल कर सकते हो। क्या उसका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होता है? हाँ बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसका ट्रेडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन डिफरेंट राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर। अगर आप एक डिवेंचर होल्डर हो तो आपके क्या क्या अधिकार है कंपनी में? तो पहला आपको क्या मिलता है? चार्ज ओवर असेट। ठीक है, आपको पता चल गया चार्ज ओवर एसेट क्या है, कि कंपनी आपका पैसा वापस नहीं दे पाएगी तो आप कंपनी के एसेट को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2, डिमांड कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड क्या होता है? ट्रस्ट डीड क्या होता है? ट्रस्ट डीड, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। डीड का मतलब एग्रीमेंट। तो एक डिबेंचर ट्रस्टी होता है जिसके साथ कंपनी क्या करती है? एग्रीमेंट करती है, जिसको बोला जाता है ट्रस्ट डीड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी हूं और मुझे पब्लिक से पैसे लेना है, और पैसे कौन से फॉर्म में ले रहा हूं मैं? लोन के फॉर्म में। तो लोगों को मुझ पर विश्वास कैसे आएगा? अगर उनके मन में ऐसा रहेगा अरे हम पैसे दे देंगे कल को ये कंपनी डूब गई
या कंपनी भाग गई, हमारे पैसे तो गए, हम किस पे विश्वास करें? तो मैं उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता हूं ना जिसके ऊपर लोगों का क्या रहेगा? विश्वास रहेगा, है कि नहीं? तो ऐसा पर्सन जिसके ऊपर लोगों को क्या रहे? ट्रस्ट रहे, ऐसे पर्सन को मुझको अपॉइंट करना पड़ता है एज अ ट्रस्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रतन टाटा है, तो लोगों का विश्वास है रतन टाटा पे, ठीक है। बट अगर मैं मेहुल चौकसी है या नीरव मोदी है, इनको मैं अपना ट्रस्टी बनाऊं, तो लोग पैसा लगाएंगे क्या? नहीं, बोलेंगे अरे मेहुल और नीरव मोदी तो खुद ही भागा हुआ है, उसने बैंक के पैसे डुबाए हुए हैं, तो उस पर कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन रतन टाटा अगर मेरे ट्रस्टी हो, तो लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे। अच्छा, ये ट्रस्टी काम क्या करता है? ट्रस्टी एक मीडिएटर होता है बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर या डिबेंचर होल्डर, ठीक है ना? तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। डिबेंचर होल्डर की कोई शिकायत होगी ना, तो वो ट्रस्टी से बात करते हैं और ट्रस्टी मैनेजमेंट से बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर होल्डर को पिछले 3 महीने से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, एग्जाम्पल में ले रहा हूं, या सपोज ईयरली इंटरेस्ट है, तो पिछले 4 साल से उनको इंटरेस्ट मिल रहा नहीं है। अब डिबेंचर होल्डर को डर लग रहा है कि कंपनी डूब गई तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो ये जो डिबेंचर होल्डर है वो किसको जाके बताएंगे? ट्रस्टी को जाके बताएंगे कि पिछले 4 साल से कंपनी हमें पैसा दे रही नहीं। अब ये ट्रस्टी जो है वो क्या करेगा? वो मैनेजमेंट से बात करेगा कि आप हमारे जो डिबेंचर होल्डर है उनका पैसा दीजिए, नहीं तो देखो आपने ये ट्रस्ट डीड के थ्रू मुझे अपना असेट का चार्ज दिया हुआ है, मैं आपके असेट मार्केट में बेच करके ये डिबेंचर होल्डर का पैसा रिटर्न करूंगा, ठीक है। ऐसे वो धमकी दे सकता है, और ट्रस्टी की बात मान करके कंपनी वाले क्या करेंगे? वो पैसा रिफंड कर देंगे। समझ में आया? तो ये एक मीडिएटर का काम करता है, मैनेजमेंट की बात डिबेंचर होल्डर तक पहुंचाएगा और डिबेंचर होल्डर की बात मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। और ये किसके सपोर्ट में हमेशा रहेगा? हमेशा ये डिबेंचर होल्डर के सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। तो ये ट्रस्टी के साथ करता है। कौन किसके साथ करता है? कंपनी ट्रस्टी अपॉइंट करती है, और कंपनी और ट्रस्टी के बीच में क्या बनता है? ट्रस्ट डीड। पॉइंट नंबर 3, क्या वोटिंग राइट मिलते हैं? हमने देखा नहीं, इनको कोई वोटिंग राइट मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिटर है और क्रेडिटर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। अच्छा, क्या इनको रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलेगी? तो यस, मैंने बताया इनका नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले आता है। इनका नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले आता है। सपोज कंपनी डूबी, तो पहले पैसा रिफंड किसको करेगी? क्रेडिटर्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम कैसा होता है? रेसिडुअल क्लेम, ठीक है। तो यहां पर प्रायोरिटी किसको मिलता है? देखो, सबसे आगे नंबर में लाइन में कौन है? डिबेंचर होल्डर, और बाद में अदर शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर है वो पीछे रहेंगे, और सबसे आगे कौन रहेगा पैसा लेने के लिए? डिबेंचर होल्डर रहेंगे, ठीक है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, क्या इनको इंटरेस्ट मिलेगा? यस, इनको रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कैसा होगा? फिक्स्ड होगा। फाइल सूट अगेंस्ट द कंपनी, क्या अब ये सूट का मतलब क्या होता है? सूट मतलब केस फाइल करना। तो क्या डिबेंचर होल्डर कंपनी के खिलाफ कोई सूट फाइल कर सकते हैं? यस, उनको अधिकार है, वो चाहे तो कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। सपोज कोई कंपनी है, डिबेंचर होल्डर का रिडम्पशन का टाइम आ गया था, लेकिन उसने किसी का पैसा रिटर्न दिया नहीं, ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर मिलकर कंपनी के खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर। नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या हो जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक अलग से हम डिबेंचर का नॉमिनी बिठा के रखते हैं, जो ये देखता रहता है कि कहीं कंपनी के डिसीजन में डिबेंचर होल्डर के साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब हमारा एक पर्सनल डायरेक्टर वहां बैठा रहेगा। कहां पे बैठा रहेगा? बोर्ड मीटिंग में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक हमारी तरफ से भी डायरेक्टर होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर। आपने देखो प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स देखे थे, याद है आपको प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स? कौन कौन से टाइप्स थे प्रेफरेंस शेयर के? हमने 8 टाइप्स देखे थे उसके, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिख करके बताना है तो बताओ, याद है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? आपको लिखने को भी बोला था होमवर्क में। नो वन इज गिविंग आंसर। अरे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, है कि नहीं? ये सब हमने किया था, तो सब भूल गए आप लोग? तो वापस से मैं बताता हूं, देखो प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स थे? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, दूसरा पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, तीसरा रिडीमेबल, इरिडीमेबल, चौथा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग ने लर्न किया था। अभी हम देखने जा रहे हैं डिबेंचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं अभी। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है, काइंड्स ऑफ डिबेंचर में अभी देखेंगे उसके कितने टाइप हैं। तो इसके भी सिमिलर 8 टाइप्स होते हैं। पहला है रजिस्टर्ड एंड बेयरर, दूसरा है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, तीसरा है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, और लास्ट है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। इसमें से लास्ट के जो दो हैं वो तो प्रेफरेंस शेयर जैसे ही है, जैसा प्रेफरेंस शेयर में एक्सप्लेनेशन था सेम एक्सप्लेनेशन यहां पर भी होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड क्या होता है? कंपनी एक रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। अभी जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका पूरा डेटा हमारे पास है ना? हमारे पास एक स्टूडेंट रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपके सारी इंफॉर्मेशन है। जब भी आपने एडमिशन लिया तो आपने सारे डिटेल्स दिए थे, वो डिटेल्स हमने क्या किए हैं? रजिस्टर करके रखे हैं। कहां पर रजिस्टर किए हैं? स्टूडेंट रजिस्टर में। वैसे शेयर होल्डर का एक रजिस्टर रहता है जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, और ऐसे ही एक डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर रहता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो अगर आप रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर हो तो आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में रहेगा, आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में रहेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। दूसरा है बियरर डिबेंचर होल्डर। तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि जो बियरर डिबेंचर होल्डर होगा उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं होगा। तो सर नाम होने से क्या फायदा? नाम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो इससे फर्क ऐसा पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर डिबेंचर है और आप उसको बेचना चाहते हो, यू वांट टू सेल दैट डिबेंचर, तो अगर आप रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर हो ना तो आपका नाम कहां पर है? कंपनी के रजिस्टर में। कौन से रजिस्टर में? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में, है ना, यहां पर है। अब यहां पर आपका नाम है तो और आपको डिबेंचर क्या करना है? सेल करना है। तो डिबेंचर को सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको कंपनी को लेटर लिखना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, कंपनी आपका लेटर को गो थ्रू करेगी, मीटिंग करेगी, आपको अलाउ करेगी, फिर आपका नाम जो है इस जो रजिस्टर है उसमें से कट किया जाएगा, फिर जो न्यू डिबेंचर होल्डर है उसका नाम लिखा जाएगा। समझा आपको? इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। और जो बियरर डिबेंचर होल्डर है, बियरर डिबेंचर होल्डर में ये सब तामझाम नहीं है, ठीक है ना, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपको अपना डिबेंचर सेल करना है, आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो क्योंकि ऐसे भी आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? तो इजीली यू कैन सेल योर डिबेंचर, जिसको हम बोलते हैं बेयरर डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर पे डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा होता नहीं है, ठीक है। जैसे देखो आप कैश का ट्रांजेक्शन करते हो,
मुझको किसी को 500 रुपीज देना है तो मुझको किसी से पूछने की जरूरत है क्या? नहीं, आई कैन गिव बाय मेयर हैंड डिलीवरी, मैं हाथ से डायरेक्ट डिलीवर करके किसी को भी दे सकता हूं। तो वो कैश के जैसा क्या हो जाता है? बेयरर डिवेंचर। बेयरर डिवेंचर में आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपका अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर होगा तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी जब आपको परमिट करेगी तो ही आप अपना डिवेंचर को सेल कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली सेल करने के बाद रजिस्टर और डिवेंचर होल्डर में चेंजेस किए जाएंगे, आपका नाम कट कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे न्यू डिवेंचर होल्डर का नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क है रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर होल्डर में। नेक्स्ट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अच्छा, कोई चीज सिक्योर्ड कब होगी? जब आपको क्या मिलता है? चार्ज ओवर एसेट। क्या मिलता है? चार्ज ओवर एसेट, तभी वो जाके सिक्योर्ड होती है। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पैसा डूबने का रिस्क है वो कम से कम हो। तो कंपनी अगर आपका पैसा नहीं दे रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप उसके एसेट बेच करके अपने पैसे निकाल सकते हो। तब इसका मतलब क्या हो गया? यू आर सिक्योर्ड। ठीक है, तो जब आपको चार्ज ओवर एसेट मिलता है आप सिक्योर्ड रहते हो, और अनसिक्योर्ड कब रहोगे? जब आपको चार्ज ओवर एसेट नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पर हमने ये चार देख ली कि जब आपको चार्ज ओवर एसेट नहीं मिलता है तब आप क्या रहते हो? अनसिक्योर्ड। तो पहला था रजिस्टर्ड, जिसमें आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर में लिखा हुआ है। दूसरा बेयरर डिवेंचर। बेयरर में क्या होता है? आपका नाम कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, आप डायरेक्टली अपने डिवेंचर को क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। तीसरा सिक्योर्ड। सिक्योर्ड, अगर कंपनी ने आपका पैसा नहीं दिया तो आपको मिलता है चार्ज ओवर एसेट, कंपनी का एसेट बेच करके आप अपने पैसे निकाल सकते हो। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में आपको चार्ज ओवर एसेट मिलता नहीं है, आपके पास कुछ गिरवी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर में देखा था, सिमिलर है। ठीक है, रिडीमेबल मतलब ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, और आपने सपोज 5 इयर्स के लिए पैसा दिया है तो 5 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। इररिडीमेबल में क्या होता है? आपका पैसा परमानेंट है। कैसा है? परमानेंट, उसका कोई फिक्स पीरियड होगा नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। ठीक है। कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो जाता है? डिवेंचर कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में। ऐसा डिवेंचर जिसके पास ऑप्शन है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको किस में कन्वर्ट कर सके? शेयर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ऐसा उसके पास क्या है? ऑप्शन है। और नॉन कन्वर्टेबल, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकता नहीं है। समझ में आ गया? तो ये चारों। रिडीमेबल का मतलब क्या है? कि ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आफ्टर फिक्स पीरियड टाइम आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। इररिडीमेबल मतलब ये परमानेंट कैपिटल हो गया, आपका पैसा जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक वापस मिलेगा नहीं। कन्वर्टेबल क्या होता है? कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि आपका डिबेंचर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपकी इच्छा के हिसाब से। और नॉन कन्वर्टेबल में आपका डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होता नहीं है, उसको ऐसा कोई ऑप्शन मिला। तो ये क्वेश्चन फिनिश करके मैं टेक्स्ट बुक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, उसको हम लोग रीड कर लेते हैं डिवेंचर के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, डिवेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। जब भी आप लोन की बात करते हो तो कंपनी के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या रहता है? डिवेंचर रहता है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या बोला है? प्रिंसिपल सोर्स, मेन सोर्स। किसके लिए? बोरोड कैपिटल के लिए। टू मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड, आपको जब भी ज्यादा समय के लिए पैसे की जरूरत होती है तो आप डिवेंचर इश्यू करते हो। Over the year, debenture have occupied a significant position in the financial structure of the company. कई सालों से एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है डिवेंचर का। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए रहता है, मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए रहता है, कंपनी डिवेंचर ही इश्यू करती है। द टर्म डिवेंचर हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये ध्यान रखो, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? लैटिन वर्ड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पर ग्रीक वर्ड होता है, कहीं कहीं पर लैटिन वर्ड होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और कौन सा ये वर्ड आपको समझ में आता है? डिबेरे।
तो डिवेरे का मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू ओ, हम कर्जदार हैं, ऐसा डिवेयर का मतलब होता है, ठीक है। द टर्म डिवेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, उसमें क्लियरली तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग क्या दिया हुआ है देखो। द वर्ड डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक। डिवेंचर क्या होता है वो नहीं बताया, लेकिन ये इंक्लूड करता है डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर वो क्या दिखाता है, कर्ज दिखाता है, एविडेंस देता है डेट का, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट, उसके ऊपर चार्ज और असेट हो या ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा यहां पर ये एक्सप्लेन करता है। Under the existing definition, debenture include debenture stock. Debenture means a document which either creates a acknowledged debt. तो ये डेट क्रिएट करता है या एक्नॉलेज करता है, मतलब ये एक एविडेंस देता है, ये सबूत देता है कि कंपनी आपकी कर्जदार है, आप क्रेडिटर हो और कंपनी आपकी कर्जदार है, ठीक है, ऐसा ये सबूत देता है। ऑर्डिनरीली डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, बट देयर में बी डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज। मतलब नॉर्मली क्या होता है, डिबेंचर जब आप परचेस करते हो तो आपको चार्ज और एसेट मिलता है, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको चार्ज और एसेट ना मिले, मतलब ऐसा डिबेंचर हो जो विदाउट चार्ज और एसेट दिया जाए। तो यहां पर पामर देखो क्या बोल रहे हैं, पामर डिफाइंस अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील, सील मतलब कॉमन सील, कंपनी का जो सिग्नेचर है, एविडेंसिंग डेट, जो सबूत दे रहा है कि कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेटनेस। इसका एसेंस क्या, इसका सार क्या है कि कंपनी कर्जदार है, इतना ही बता रहा है। कंपनी एडमिट करती है, कंपनी स्वीकार करती है कि हम कर्जदार हैं, ठीक है। टोफार्म, टोफार्म क्या डिफाइन कर रहे हैं देखो, a debenture is a document given by a company as a evidence of debt to the holder। वही रिपीट करें, डिवेंचर क्या देता है, एक प्रूफ देता है, एक एविडेंस देता है, किसको देता है, होल्डर को, कि कंपनी ने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है। यूजिंग अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन। ये जो डेट क्रिएट हुआ है किसके थ्रू हुआ है, लोन लेने की वजह से, ठीक है, और नॉर्मली उसके ऊपर चार्ज दिया जाता है, चार्ज मतलब चार्ज ओवर असेट। According to the above definition, debenture is an evidence of indebtedness। तो बार बार देखो चीजें रिपीट हो रही हैं। डिबेंचर क्या है, एविडेंस ऑफ इनडेटनेस, ये प्रूफ है कि कंपनी कर्जदार है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट, वैसे जब आप डिबेंचर परचेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, और उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील भी होगा, मतलब कंपनी का जो स्टैंप है, सिग्नेचर है। अब देखो फीचर्स में पहला पॉइंट क्या आया, प्रॉमिस। तो डिवेंचर क्या है, डिवेंचर एक टाइप का प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस किसने किया है, प्रॉमिस इज मेड बाय कंपनी, कंपनी ने प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है, ये बताता है इट ओज स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिवेंचर। वो प्रॉमिस करता है या वो बताता है कि मैं कर्जदार हूं और मैंने आपसे इतना अमाउंट लिया हुआ है, ठीक है। फेस वैल्यू, जनरली फेस वैल्यू क्या होता है, 100 या मल्टीपल ऑफ 100, 200, 500, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो 100 या मल्टीपल ऑफ 100 का इसका फेस वैल्यू होता है। जैसे हमने देखा इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू जनरली कितना होता है, 10 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू जनरली कितना होता है, 100। और डिवेंचर का भी फेस वैल्यू जनरली कितना होता है, 100 या मल्टीपल ऑफ 100। मल्टीपल ऑफ 100 का मतलब 100 के मल्टीप्लाई में 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा कुछ भी हम लोग फेस वैल्यू रख सकते हैं। टाइम ऑफ रीपेमेंट, क्या इसका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, हाँ। डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट में ऑलरेडी ड्यू डेट लिखा होता है कि कब ये रिडीम होने वाला है, ठीक है, इसका पैसा आपको कब वापस मिलेगा, कितने पीरियड के लिए। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। जब इसकी मैच्योरिटी आ जाती है
सपोज आपने 5 इयर्स के लिए पैसा दिया था, तो 5 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, तो जब कंपनी पैसा वापस देगी तो आपका नंबर कब लगने वाला है, सबसे पहला। डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी of repayment. Debenture holder have priority in repayment of debenture capital over the other claimant of the company. कंपनी की जो दूसरे क्लेमेंट है, कौन है क्लेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर या कोई भी होगा, है ना। तो सबसे पहला नंबर किसका लगेगा, डिबेंचर होल्डर का लगेगा, क्योंकि वो कौन है, क्रेडिटर है। तो जब भी पैसा वापस करेंगे तो सबसे पहले लाइन में कौन लगा रहेगा, डिबेंचर होल्डर्स। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर constitute a long term debt, they carry an assurance of repayment on due date। तो जब डिवेंचर आप परचेस करते हो तो ये लॉन्ग टर्म डेट होता है और उसके अंदर एश्योरेंस है कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। और ये एश्योरेंस कैसा है, सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड कैसा, क्योंकि आपको क्या मिला है साथ में, चार्ज ओवर एसेट। अगर कोई आपको पैसा नहीं दे पाता तो आप कंपनी का एसेट बेच करके भी अपना पैसा वापस ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकम कैसे मिलता है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियडिकली। तो टाइमली बेसिस पे आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो, आपका इंटरेस्ट फिक्स्ड है और आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इन केस ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसी लायबिलिटी है, फिक्स्ड लायबिलिटी है, हमेशा कंपनी को पे करना पड़ता है। इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी कौन कौन सी पार्टीज रहती है, पार्टीज देख रहे हैं हम लोग इसके अंदर। तो सबसे पहली पार्टी कौन है इसमें, कंपनी। दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी, कंपनी पैसा बोरो करती है ना, लेनदार जिसको पैसे चाहिए। दूसरा कौन है, दूसरा है ट्रस्टी। ट्रस्टी को हमने ट्रस्ट डीड में देखा। अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिवेंचर टू मोर देन 500 पीपल। तो अगर हमारे डिवेंचर होल्डर 500 से ज्यादा होने वाले हैं तो कंपनी को क्या कर लेना चाहिए, एक डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर लेना चाहिए। हाँ, ये नंबर ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर हमारे डिवेंचर होल्डर कितने से ज्यादा हैं, 500 नंबर से ज्यादा हैं, तो हमको डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपलसरी। ओके, दिस इज पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिवेंचर होल्डर। तो ये कौन है, ये मीडिएटर है, बिचौलिया है, ये एक एजेंट है। ये किसके पक्ष में रहेगा, डिवेंचर होल्डर के पक्ष में रहेगा। मैनेजमेंट की बात डिवेंचर होल्डर तक पहुंचाएगा, डिवेंचर होल्डर के जो ग्रीवेंसेस से शिकायतें हैं वो मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, ठीक है। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टी, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। तो कंपनी जो ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट करती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड बोलते हैं। इट कंटेंट्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, क्या राइट्स है डिवेंचर होल्डर के, कंपनी का क्या यहाँ पर कर्तव्य बनता है, ये सारी बातें किसमें लिखी रहती हैं, ट्रस्ट डीड में लिखी होती है। तो इट कंटेन द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, पावर ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी के क्या पावर्स हैं, सारी चीजें अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में लिखी होती है, ठीक है। डिवेंचर होल्डर, थर्ड पार्टी, पहला पार्टी कौन था, कंपनी, दूसरा पार्टी ट्रस्टी, और तीसरा कौन है, डिवेंचर होल्डर। दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिवेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। ये वो पार्टी है जो कंपनी को लोन देती है और उसको बदले में क्या मिलता है, डिवेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, पॉइंट नंबर 8, अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर। किसके पास पावर है डिवेंचर इशू करने का, तो किसके पास पावर है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इशू डिवेंचर।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो पब्लिक से लोन ले सकती है, ठीक है ना। पब्लिक से लोन लेना मतलब डिबेंचर इशू करना, तो इनडायरेक्टली डिबेंचर इशू करने का पावर ये कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 ने किसको दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया है। बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोले कोई भी डिबेंचर इशू कर सकता नहीं, ठीक है। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, अगर आप डिबेंचर परचेस करते हो तो आप क्या बन जाते हो? आप बन जाते हो क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सिंस डिबेंचर इज a loan taken by the company, interest is payable on it at fixed rate। तो लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है एट फिक्स्ड इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम। जब तक डिबेंचर का पैसा वापस नहीं करते तब तक एक फिक्स्ड इंटरवल पे, फिक्स्ड इंटरवल मतलब वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है, या पूरा पीरियड फिनिश होने के बाद हो सकता है, ठीक है। जैसा भी आपका डिसीजन हुआ है कि आपको इंटरेस्ट कब देना है। कोई कोई कंपनी में होता है ईयरली होता है, हर साल आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलता जाता है, और कोई कोई डिबेंचर होता है वो क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, तो डिपेंड करता है। तो इसको फिक्स्ड इंटरवल बोला गया, ठीक है। नो वोटिंग राइट, आप डिवेंचर परचेस करोगे तो आप क्रेडिटर हो, आपको कोई वोटिंग राइट मिलेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। कंपनी को अधिकार ही नहीं है ऐसा डिवेंचर इशू करना जिसके ऊपर वोटिंग राइट हो। मतलब सारे के सारे डिवेंचर कैसे रहेंगे? विदाउट वोटिंग राइट, आपको कोई वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। डिवेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। जनरल मीटिंग में आके वो वोट कर सकते नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आपको क्या मिलता है? चार्ज ओवर एसेट, ठीक है। डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। तो या तो फिक्स्ड चार्ज हो सकता है या तो फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। फिक्स्ड चार्ज मतलब आपको स्पेसिफिक एसेट दे दिया कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है ना, ये आपके नाम पे, अगर हम आपको पैसा नहीं देंगे तो ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बेच देना। इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड मतलब आपका एसेट फिक्स्ड है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब कोई भी एसेट, हमने आपका पैसा नहीं दिया तो आप देखो हमारी फैक्ट्री वगैरह में कोई भी आपका एसेट लगता है वो बेच करके आपका पैसा ले लो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग चार्ज। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी। डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। इफ अ company is not in a position to make payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charged property। कंपनी पैसा वापस नहीं दे पाई, किसका? इंटरेस्ट का पैसा, या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं कर पाई, तो डिबेंचर होल्डर उसके प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इशूअर, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो दोनों इसमें आ जाते हैं, प्राइवेट कंपनी भी आ गई और पब्लिक कंपनी भी आ गई। तो डिबेंचर कोई भी इशू कर सकता है। लिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसा कि मैं बताया कि डिबेंचर भी क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है, आप डिबेंचर को बेच सकते हो। तो बेचने के लिए किससे कनेक्टेड होना चाहिए? ये स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब रजिस्टर होना चाहिए। तो डिबेंचर को भी लिस्टिंग करवाना पड़ता है, मतलब रजिस्टर करवाना पड़ता है। कहां पे रजिस्टर करवाना पड़ता है? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना पड़ता है, ताकि इसका इजीली परचेस सेल किया जा सके, ठीक है। तो जैसे शेयर का लिस्टिंग होता है वैसे ही डिबेंचर का भी लिस्टिंग होता है। कहां पर लिस्टिंग होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है। तो एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसका लिस्टिंग होना चाहिए ताकि आसानी से उसको बेचा जा सके। ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके आप क्या कर सकते हो? अपने डिबेंचर को बेच सकते हो, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ डिबेंचर में आ जाते हैं जो हमने देखा। पहला देखो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो रीड कर लेते हैं। सिक्योर डिबेंचर, द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर। डिबेंचर कैसे हो सकते हैं? सिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर डिबेंचर किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर क्या मिलता है? चार्ज ओवर एसेट। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन। कंपनी अपना जो प्रॉपर्टी है मॉर्गेज रख सकती है डिबेंचर
ट्रस्टी के पास, ठीक है। द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट, ये किसी पर्टिकुलर असेट का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज बोलते हैं, या ओवरऑल असेट का इन जनरल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्ज बोलेंगे। द डिवेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड, और इसका जो मॉर्गेज हमने किया हुआ है उसका जो प्रोसीजर है वो किसके थ्रू है, ट्रस्ट डीड, एग्रीमेंट में लिख के दिया है, किसको, ट्रस्टी को, है ना, ट्रस्टी के साथ ये एग्रीमेंट होता है, ट्रस्ट डीड में लिख के दिया जाता है कि कंपनी अपना कौन सा असेट मॉर्गेज रख रही है या चार्ज और असेट वो दे रही है। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में क्या होगा, कोई चार्ज और एसेट मिलेगा नहीं। देयर आर डिवेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी, ऐसे भी डिवेंचर होते हैं जिनके ऊपर चार्ज और एसेट नहीं होता। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिवेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि ऐसा डिवेंचर अब आप इश्यू कर सकते नहीं हो। कैसा डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर आपको इश्यू करना नहीं। तो अभी कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे डिवेंचर को अलाउ करता नहीं है। तो आपको याद रखना है, सिक्योर डिवेंचर ही हर एक कंपनी इश्यू कर सकता है, अनसिक्योर डिवेंचर इश्यू कर सकता नहीं, ठीक है। रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड, ऐसा डिवेंचर है जिसके सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा होगा, आप होल्डर हैं, आप ओनर हैं, तो आपका नाम लिखा होगा सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। अ कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द होल्डिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर आर एंटर्ड। तो कंपनी यहां पर क्या करती है, उसके पास जो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर है उसमें आपका नाम लिख करके रखती है। क्या क्या लिख के रखती है, नेम, एड्रेस, आपने कितना डिवेंचर होल्ड करके रखा है, वेदर 100, 200, 500, ठीक है, और डिवेंचर होल्डर आर एंटर, या होल्डिंग, आपका जो पर्टिकुलर होल्डिंग है वो एंटर करके रखा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिवेंचर रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड, the transfer of registered debenture require the execution of regular transfer deed। ये क्या बताया कि अगर आपको आपका डिवेंचर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है मतलब बेचना है, तो आपको वो ट्रांसफर डीड के थ्रू करना पड़ेगा। मतलब आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा, कंपनी अलाउ करेगी तो ही आप अपना डिवेंचर को सेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करना पड़ेगा, जो कि बियरर डिवेंचर में होता नहीं। अभी देखो बियरर डिवेंचर कितना अच्छा है, इसके अंदर नाम लिखा नहीं होता, नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बियरर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर पे किसी का नाम लिखा होता नहीं है। मैंने बताया जैसे कैश हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं कैश, वैसे ही आप डिवेंचर भी सेल कर सकते हो अगर वो कौन सा डिवेंचर है, बियरर डिवेंचर है, ठीक है। देयर नेम डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, जो डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर है कंपनी के पास उसके अंदर भी नाम लिखा हुआ होता नहीं है। सच डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, ऐसे डिवेंचर को आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, कंपनी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई ट्रांसफर डीड फिलअप करने की जरूरत नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो बाय मेयर हैंड डिलीवरी आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रांसफर कर सकते हो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन अटैच्ड टू द डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो इस डिवेंचर के साथ में कूपन लगे होते हैं, क्योंकि देखो आपका नाम लिखा नहीं है तो कंपनी इंटरेस्ट कैसे भेजेगी, कंपनी को आपका एड्रेस कैसा पता चलेगा, कंपनी के पास तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके अंदर एक फैसिलिटी दी गई है कि आपके डिवेंचर सर्टिफिकेट के साथ में कुछ कूपन अटैच होते हैं, वो कूपन आप बैंक में जमा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल मतलब जिसका पीरियड फिक्स होता है ना, डिवेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल। और अभी अभी बताया, क्या बताया कि इसका पीरियड फिक्स होता है और फिक्स पीरियड के बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, है ना। तो पेबल एट द एंड ऑफ द सम फिक्स्ड पीरियड एज मेंशन ऑन द डिवेंचर सर्टिफिकेट, जैसा डिवेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया हुआ। अगर डिवेंचर सर्टिफिकेट 5 साल का है तो 5 साल के बाद आपका पैसा वापस मिलेगा, अगर 10 साल का है तो 10 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। Repayment can be made at fixed date at the end of the specific period or by installment during the lifetime of the
कंपनी, या इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है जैसे एग्रीमेंट हुआ है वैसा। द प्रोविजन ऑफ द रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। ये कैसे रीपे होगा, ये ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ होता है, ठीक है। इरिडीमेबल, इरिडीमेबल क्या बताया था, ये परमानेंट हो जाता है। दिस काइंड ऑफ डिवेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कंपनी के लाइफ टाइम तक इसका पैसा वापस किया जाता नहीं है। दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, वाइंड अप, बंद हो जाना, कंपनी बंद हो जाएगी तो ही इसका पैसा वापस मिलेगा। और व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और व्हेन सम कंटिजेंसीज अराइजेस, या कोई इमरजेंसी आ गई या कंपनी ने कोई रूल ब्रेक किया तभी इसका पैसा वापस किया जाता है, अदरवाइज ये परमानेंट कैपिटल हो जाता है। कंपनी ये पैसा कभी वापस करती नहीं है। कब करेगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी। कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर। होल्डर को एक अधिकार मिलता है कि वो अपना डिवेंचर किस में कन्वर्ट कर सकता है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड दिया जाता है उनको, 3 इयर्स 4 इयर्स जो भी पीरियड होगा उसमें आप अपना डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। सच राइट इज मेंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। ऐसा राइट डिवेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, ठीक है ना। उस सर्टिफिकेट पे पहले ही लिखा रहता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्या लिखा होता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो हमें पता होता है कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। द इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इश्यूड टू पब्लिक। अभी देखो ये डिवेंचर की वजह से क्या होता है, जो पहले क्रेडिटर थे वो बाद में क्या बन जाएंगे, ओनर, है कि नहीं। जो पहले क्रेडिटर थे वो बाद में क्या बन जाएंगे, ओनर। तो हमारे जो शेयर होल्डर है उनसे तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि मालिक कौन है, शेयर होल्डर। तो अगर शेयर होल्डर हमको अलाउ करते हैं तो ही हम ऐसा डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर क्या बोला, वी हैव टू टेक स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हमको 3/4 मेजोरिटी चाहिए रहता है ना। तो आपको मीटिंग में बात करना पड़ेगा कि हम लोग कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डिवेंचर होल्डर है वो बाद में क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो क्या आप हमें अलाउ करते हो हम ऐसा डिवेंचर इश्यू करें। अगर वहां पर 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन पास हुआ तो ही आप कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू कर सकते हो, अदरवाइज कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। These debentures are advantageous for the holder। होल्डर के लिए तो बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि बाद में क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। Because of this conversion right, convertible debenture is entitled to equity shares at the rate lower than market value। तो उनको कम पैसे में इक्विटी शेयर मिल जाता है ना। जब कन्वर्जन का टाइम आता है तो मार्केट वैल्यू हो सकता है 400 रुपीज का हो, लेकिन कन्वर्जन उनको 200, 250 या 300 रुपीज में मिल जाएगा। मतलब उनको कम पैसे में शेयर्स मिल जाते हैं। तो ये होल्डर के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऐसा डिवेंचर जो कन्वर्ट होता नहीं, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने डिवेंचर को किस में कन्वर्ट करें, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करें। दिस डिवेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी डेट। ऐसा डिवेंचर मैच्योरिटी डेट पे क्या होता है, रिडीम। रिडीम मतलब इसका पैसा वापस किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया नहीं जाता। दिस डिवेंचर सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देयर इज नो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू। और ऐसे डिवेंचर का मार्केट में एप्रिसिएशन होता नहीं। एप्रिसिएशन का मतलब इसके प्राइस ज्यादा बढ़ते नहीं है। 5-10 साल होने के बाद भी सपोज आपका डिवेंचर 100 रुपीज का था तो 110 या 120 तक पहुंचेगा, उससे ज्यादा इसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा नहीं, क्योंकि इसका मार्केट में इतना डिमांड होता नहीं है। ये लोन है, क्या है, ये लोन है, बराबर है। तो हमने टोटल 8 पॉइंट देखे। टाइप्स देख लो, पहला क्या था, सिक्योर्ड, दूसरा अनसिक्योर्ड, तीसरा रजिस्टर्ड, चौथा बेयरर, पांचवा रिडीमेबल, सिक्स irredeemable डिवेंचर, सेवेंथ कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड एट्थ वन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग इतना ही कवर अप करेंगे।